सभी बालकों और बालिकाओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की, यानी कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। लास्ट लेक्चर में हमने समझा था कि संधारित्र क्या होता है और हमने संधारित्र के सिद्धांत को भी समझा था। वहां पर आपको एक बात बताई गई थी कि संधारित्र की प्लेटों के ज्यामिति के हिसाब से संधारित्र तीन प्रकार के होते हैं। एक समांतर प्लेट संधारित्र, गोलीय संधारित्र और बेलनाकार संधारित्र। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे केवल और केवल समांतर प्लेट संधारित्र की, और आने वाले लेक्चर्स में हम लोग गोलीय संधारित्र और बेलनाकार संधारित्रों को भी समझेंगे। तो आइए मेरे साथ चलिए। देखिए बच्चा, ये जो टॉपिक है मेनली बोर्ड एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपसे क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछा जाएगा कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक स्थापित करिए। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस के लिए आपको फॉर्मूला डिराइव करना रहेगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले समझ लेते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के संरचना को, यानी कि कंस्ट्रक्शन को। तो देखो, है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो इसमें क्या होगा, देख लो क्या होगा। ये रहा पहला प्लेट, दिस इज द फर्स्ट प्लेट। देखो, कैपेसिटर चाहे कोई सा भी हो, संधारित्र कोई सा भी हो, उसमें दो प्लेटें होंगी। अच्छा, और आपको पता है कि परंपरागत कारणों से उन प्लेटों को प्लेटें ही कहते हैं, चाहे वो फ्लैट प्लेट हो या गोली हो या बेलनाकार हो, कहेंगे आप उसे प्लेट ही। तो यहां तो समांतर प्लेट है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो चलिए समझते हैं। ये रहा समांतर प्लेट संधारित्र का पहला प्लेट, इसको आप कुछ नाम दे दीजिए, ओके। और ये रहा आपका समांतर प्लेट संधारित्र का सेकेंड प्लेट, ओके। दिख रहा है आपको? चलो नाम दे देते हैं, नाम दे के बंध जाते हैं रिश्ते। तो ये प्लेट X हो गया, ये प्लेट Y हो गया। तो अगर आपको संरचना लिखने को आता है, हालांकि आप एक दो लाइन का इंट्रोडक्शन तो लिखते ही हैं, तो आप क्या लिखेंगे कि चित्र में एक समांतर प्लेट संधारित्र प्रदर्शित किया गया है, X और Y इसकी दो प्लेटें हैं। अच्छा, इसका क्षेत्रफल कैपिटल A है बच्चा, तो मैं यहां लिख रहा हूं इंट्रोडक्शन। X और Y क्या है? X और Y दो समांतर प्लेटें हैं जिनका की क्षेत्रफल है कैपिटल A। जरा ध्यान दीजिएगा, इसका क्षेत्रफल भी कैपिटल A है, इसका क्षेत्रफल भी कैपिटल A है, और इनके बीच की दूरी, जो डिस्टेंस है इनके बीच में, ये हमने मान लिया कितना है बच्चा, स्मॉल d है। डिस्टेंस इज स्मॉल d। और यहां पर एक कंडीशन है कि जो एरिया है प्लेटों का, दैट इज बहुत बहुत बड़ा एज कंपेयर टू द डिस्टेंस। इन दोनों प्लेटों के बीच का जो डिस्टेंस है उनके क्षेत्रफल की तुलना में बहुत कम है। मान लो कि ये ऐसा कुछ बड़े बड़ी सी प्लेटें हैं और डिस्टेंस बहुत ही अल्प है, तो ऐसे हालात में क्या हो जाएगा, मान लो कि ये प्लेटें बहुत ही ज्यादा क्षेत्रफल की हैं। देखो, अब इनफाइनाइट क्षेत्रफल की नहीं है, लेकिन इनके बीच की दूरी बहुत कम है। बीच की दूरी बहुत कम होने से क्या हो जाएगा बच्चा, बीच की दूरी बहुत कम होने से अगर मान लो यहां पे कोई एक छोटा सा पार्टिकल है, तो उसके लिए तो ये प्लेटें बहुत बड़ी हो गई, इनफाइनाइट हो गई ना। एक छोटे से कण के लिए अगर इन दोनों के बीच में कोई छोटा सा कण है, मान लीजिए एक छोटा सा चूटी है, च्यूटी है, आंट बोलते हैं क्या अंग्रेजी में, ठीक है, च्यूटी है। तो उस क्यूटी नहीं ना, क्यूटी नहीं, चूटी, जो काटने वाली चींटी जो आती है, तो अगर वो बीच में गई हैं, तो उस चींटी के लिए ये प्लेटें क्या हो गई, बहुत बड़ी हो गई। तो हम लोग उस कंडीशन में मान सकते हैं कि ये प्लेटें कैसी हैं, अनंत अनंत क्षेत्रफल की प्लेटें हैं, और छोटे से कण के लिए। तो दूरी की तुलना में, क्योंकि क्षेत्रफल बहुत ज्यादा है, दूरी की तुलना में क्षेत्रफल बहुत ज्यादा है, तो हम अनंत समतल चादर इसको मान सकते हैं। क्या ये क्लियर है? ये कंडीशन यहां पे है, देख लीजिए, A इज ग्रेटर देन D, यानी क्षेत्रफल जो है वो दूरी की तुलना में बहुत ज्यादा है। यहां तक क्लियर है? फिर समझिए क्या है, हमको करना क्या है बच्चा, हमारा लक्ष्य क्या है, हमको पढ़ना है समांतर प्लेट संधारित्र। अभी हम उसकी संरचना को समझ रहे हैं। संरचना को समझने के बाद हम उसकी धारिता के लिए व्यंजक स्थापित करेंगे। देखिए, ये फॉर्मूला दिख रहा है ना, तो हमको ये फॉर्मूला डिराइव करना है और समझना है कि इस फॉर्मूले और इस फॉर्मूले में क्या अंतर है बच्चा।
ये वाला फॉर्मूला कहाँ पे सही होता है, ये वाला फॉर्मूला कहाँ पे होता है। हालांकि दोनों एक ही संधारित्र के लिए है, दोनों ही समांतर प्लेट संधारित्रों के लिए ही है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, यहाँ पे के एक्स्ट्रा किसको दिखा रहा है, ये सारी चीज हमको समझनी है। और यहां से जो न्यूमेरिकल्स हैं ये आपसे पूछे जा सकते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और आपको घुमा भी जा सकते हैं, आप समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो क्या है बच्चा, हमारे पास एक समांतर प्लेट संधारित्र है, एक्स और वाई उसकी दो प्लेटें हैं, समांतर प्लेटें हैं, ए उनका क्षेत्रफल है, उनके बीच की दूरी डी है, और ये आप यहाँ पे कंडीशन देख रहे हैं। और अब देखिए, हो सकता है कि दोनों प्लेटों के बीच का माध्यम वायु हो सकता है दोनों प्लेटों के बीच का माध्यम क्या हो, वायु हो, या हो सकता है उनके बीच में कोई दूसरा परावैद्युत माध्यम रखा हुआ हो। परावैद्युत माध्यम में हो सकता है उनके बीच में अभ्रक भर दिया गया हो, अभ्रक भर दिया गया हो, अभ्रक रखा हो, या हो सकता है मोम रख दिया गया हो प्लेटों के बीच में, या हो सकता है कागज डाल दिया गया हो। तो ये सब दूसरे परावैद्युत माध्यम हैं। तो हम यहां पर इस समांतर प्लेट संधारित्र का दो भागों में अध्ययन करेंगे। पहला ये मानेंगे कि दोनों प्लेटों के बीच में वायु पूर्णतः भरी हुई है, जरा देखिएगा, पूर्णतः भरी हुई है। और दूसरे भाग में हम ये मानेंगे कि परावैद्युत माध्यम पूर्णतः भरा हुआ है। यानी कि पहले कंडीशन हम ये मानेंगे कि दोनों प्लेटों के बीच में पूरा वायु ही है, दूसरा कोई अन्य परावैद्युत माध्यम नहीं है। और दूसरे कंडीशन में हम ये मानेंगे कि प्लेटों के बीच में कोई परावैद्युत माध्यम है, पूरी तरह से परावैद्युत माध्यम ही रखा हुआ है। और मैं ऐसा स्पेसिफाई क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आने वाले लेक्चर में आप समांतर प्लेट संधारित्र को फिर से पढ़ेंगे, जब उनके बीच में एक परावैद्युत माध्यम होगा, आंशिक रूप से भरा होगा, यानी कि वायु भी होगा और एक के परावैद्युत वाला कोई माध्यम भी होगा। वो नेक्स्ट लेक्चर है, वो नेक्स्ट टॉपिक है, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहले हम यहाँ पे बात करेंगे पूर्णतः की, या तो पूर्णतः वायु या तो पूर्णतः कोई के परावैद्युत वाला कोई माध्यम, के परावैद्युत वाला कोई माध्यम। ठीक है बच्चा, तो आगे की कहानी सुनिए। अब देखो, आपको पता है कि क्या क्या चीजें होती हैं, आपने संधारित्र का सिद्धांत समझा है। आप पहले प्लेट को आवेश देते हैं, धनावेश, पहले प्लेट को आवेश देते हैं, बिल्कुल देते हैं। तो दूसरे प्लेट का जो पास वाला भाग है, दूसरे प्लेट का जो पास वाला भाग है, वहां पे विपरीत आवेश उत्पन्न होता है, दूर वाले पे समान आवेश उत्पन्न होता है। लेकिन आप चालू हैं, आपने इसको क्या कर दिया है, पृथ्वीकृत कर दिया है। पृथ्वीकृत करने से क्या होता है, इस सेकेंड प्लेट पे जो धन आवेश होता है वो पृथ्वी में चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस क्यू आवेश है और यहाँ पे उतना ही माइनस क्यू आवेश बच गया है। ठीक है, अब देखिए करना क्या है बच्चा, आपको निकालना है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है C=Q/V। जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान सा सवाल है यार, बहुत ही सिंपल है। पीछे से बना सकते हैं आप इसे, पीछे से बनाते हुए ऊपर आ सकते हैं। C=Q/V, आपको कैपेसिटेंस निकालना है, आपको ढाईटा निकालना है। Q आवेश है, आवेश तो आपने दिया ही है ना, आपने इसको आवेश दिया है, Q आवेश दिया है। V क्या है बच्चा, याद रखिएगा, V जो है दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर है, दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर है। तो Q क्या है बच्चा, Q है आवेश, आवेश, और V क्या है बच्चा, दोनों प्लेटों के बीच, दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर, विभवांतर है, पोटेंशियल डिफरेंस है एक्स और वाई प्लेट के बीच का। ठीक है, तो अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तब आप क्या निकाल लेंगे, C=Q/V से कैपेसिटेंस मिल जाएगा। अब बात यह है कि पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे, तो पूरा का पूरा संघर्ष किसके लिए, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए आ गया है। अब पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे, तो देखो बच्चा, एक फॉर्मूला पढ़ा है आपने, विद्युत क्षेत्र और विभवांतर में संबंध आपने पढ़ा है। E = -dV/dr होता है। इन दोनों के बीच का अगर विभवांतर
कैपिटल V है, दूरी अगर D है, तो विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, E इक्वल टू V/D हो जाएगा। एक माइंड मैप आपके दिमाग में बना रहा हूं मैं कि किन रास्तों से होकर आपको अपनी मंजिल तक पहुंचना है। उसके बाद चलने में कोई दिक्कत नहीं होगी, बस चलना ही बच जाएगा। प्लानिंग कर रहे हैं, फिर बाद में एग्जीक्यूट कर लेंगे। E इक्वल टू V/D, E इक्वल टू V/D, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा, V इक्वल टू हो जाएगा E इंटू डी। अच्छा, तो V मेरे को मिल जाएगा E इंटू डी से, डिस्टेंस तो डिस्टेंस ही है बच्चा, दूरी तो जो है सो है। अब संघर्ष कहां पे आ गया, अब संघर्ष आ गया E पे। कहानी कहां पे आके अटक गई कि चलो भाई आप क्या निकालो, विद्युत क्षेत्र निकालो। कैसे करेंगे, आप विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, आपको विभवांतर मिल जाएगा, विभवांतर को यहां रख देंगे, आपको कैपेसिटेंस मिल जाएगा। यही करना है। जितना भी आप कैपेसिटर पढ़ेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो, इसके बाद आप सिलिंड्रिकल पढ़ेंगे, उसके बाद आप स्फेरिकल पढ़ेंगे, सब में यही है। विद्युत क्षेत्र निकालिए, विभवांतर निकालिए, इस फॉर्मूले में रखिए, आंसर आपके सामने होगा। चलिए तो बच्चा, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, पहले कंडीशन के लिए हम लोग धारिता निकालने वाले हैं, जब क्या है वायु, अच्छा लिख दो, पूरा पूरा शुद्ध लिख दो, प्लेटों के बीच पूर्णतः वायु हो, भरी हुई हो या जो भी हो, जैसे लिखना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता। चलिए, तो हमने क्या माना है, पहला कंडीशन कि प्लेटों के, प्लूटो नहीं है ना ये प्लेटो है, ठीक है। चलो, तो ये रहा पहला प्लेट, ये रहा सेकेंड प्लेट, डन। दिख नहीं रहा होगा आपको, अच्छा पास पास है ना, बताया कि आपको दूरियां बहुत कम हैं, नजदीकियां बहुत ज्यादा हैं इनके बीच में। आप भी किसी के नजदीक हो गए। अच्छा, कलर थोड़ा अलग कर देता हूं, ये हो गया। कितनी दूरी है बच्चा, कैसी है ये दूरी, यहां कोई हल ही नहीं। ये डी हो गया, इसका नाम एक्स हो गया, इसका नाम वाई हो गया। वाई ना, वायु नहीं, वाई। इसको प्लस क्यों आप दिया, प्लस 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 हो गया, अंदर में माइनस 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 होगा, बाहर में प्लस हुआ था, उत्पन्न होगा ना भाई। स्थिर वैल्यू पैनल तो होगा ही होगा। इसको धनावेश देंगे, जो सेकेंड प्लेट है जो कि अनावेशित रहता है, ये आप सिद्धांत में समझ चुके हैं। आप उसको लेकर आते हैं, यहां पर पास वाले सतह पर विपरीत आवेश और दूर वाले सतह पर समान आवेश उत्पन्न होता है, लेकिन आप खेल जाते हो उसकी भावनाओं के साथ। पृथ्वी क्रीट कर दिया, चला गया धनावेश अंदर, ठीक है। तो अब देखिए, आपको पता है कि आपको कैपेसिटेंस निकालना है, तो आपको कहानी यहां से स्टार्ट करनी है, आपको ई से निकालना है, बहुत आसान है। देखो, एक्स और वाई, ये भी एक प्लेट है, ये भी एक प्लेट है, और क्योंकि इनके बीच की दूरी बहुत कम है, तो आप मान सकते हैं कि ये भी एक अनंत समतल चादर है, ये भी एक अनंत समतल चादर है। अब चलिए चैप्टर 1 में चलिए, वहां पे आपने निकाला है ना, अनंत समतल चादर के लिए विद्युत क्षेत्र निकाला है कि नहीं बच्चा, निकाला है ना वहां पर। अगर ये अनंत समतल चादर है, तो इसके लिए विद्युत क्षेत्र कितना निकालते हैं आप, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 2 भी रहता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट निकालते हैं। ओके, ठीक है। तो यहां पे भी तो वही है, ये भी एक अनंत समतल चादर ही है, और मुझे इसके बीच में विद्युत क्षेत्र चाहिए। अब देखो, एक बात और है जो आप समझ लीजिए कि ये जो प्लेटें हैं वो बहुत ज्यादा क्षेत्रफल है उनकी दूरी की तुलना में। तो हम ये मान सकते हैं कि प्लेटों के बीच में जो विद्युत क्षेत्र होगा, प्लेटों के बीच में जो विद्युत क्षेत्र होगा कैसा होगा, लगभग एक समान होगा। प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र कैसा होगा, एक समान होगा, ठीक है। तो मुझे चलो कि भैया इस वाले पॉइंट पे, इस गुलाबी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र चाहिए, उसको P ले लेता हूं मैं। इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र चाहिए मुझे, और क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि दोनों प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र समान होगा, एक समान होगा, तो कहीं का भी विद्युत क्षेत्र उठना ही होगा, क्योंकि एक समान विद्युत क्षेत्र है। चलिए आगे देखते हैं। तो यहां पर इस पॉइंट P पर इस एक्स प्लेट का भी विद्युत क्षेत्र होगा, सही है। इस बिंदु P पर, मैंने प्लेट P बोला क्या इसके पहले, मैं अपने आप को सुधार रहा हूं,
कि इस बिंदु P पर इस प्लेट X का भी विद्युत क्षेत्र होगा, पहला पॉइंट याद रखिए। इस बिंदु P पर इस Y प्लेट का भी विद्युत क्षेत्र होगा, यानी बिंदु P पर दो विद्युत क्षेत्र होंगे। पहले अलग अलग निकाल लेते हैं। पहले मान लो ये X प्लेट है, तो इसका विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और क्योंकि ये धन आवेशित वाला प्लेट है तो विद्युत क्षेत्र निकलेगा ऐसा। भाई धन आवेश से विद्युत क्षेत्र निकलता है, चलता है, धन आवेश से विद्युत क्षेत्र निकलता है। और इधर पे कौन सा आवेश है बच्चे, इधर पे कौन सा आवेश है बच्चा, नन्ना मुन्ना राही हूं, देश का सिपाही हूं, ऋण आवेश है, ऋण आवेश। अच्छा ये सिग्मा क्या पता है ना, सिग्मा है पृष्ठीय आवेश घनत्व, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी। ओके, ऐसा नहीं कि भूल गए। चलिए अब इस पॉइंट पे आपने E1 तो निकाल लिया है, इस पॉइंट पे पॉइंट P पर X का विद्युत क्षेत्र तो आपने निकाल लिया, उसका डायरेक्शन भी आपको दिख रहा है। अब यहां पर इस Y प्लेट का भी विद्युत क्षेत्र होगा, ये X है ये Y है, तो कितना होगा, इसको नाम मैं E2 दे रहा हूं। ये भी तो एक अनंत समतल चालक ही है ना, तो इसके लिए भी कितना होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ही होगा। डायरेक्शन बस थोड़ा सा अंतर देखिए आप, प्लस से निकलता है माइनस की तरफ आता है, तो इस Y प्लेट का जो विद्युत क्षेत्र है वो उसकी तरफ आ रहा होगा। तो E1 और E2 देख लीजिए, E1 X से निकलेगा क्योंकि धन आवेश से विद्युत क्षेत्र निकलता है, Y की तरफ विद्युत क्षेत्र आएगा। इस Y का जो विद्युत क्षेत्र होगा बिंदु P पर वो किसकी तरफ है, वो Y की तरफ है। यानी कि अब मैं इस बिंदु P के नजरिए से देखूं, बिंदु P के नजरिए से देखूं तो बिंदु P पर दो विद्युत क्षेत्र हैं, एक है E1 और एक है E2, दोनों को डायरेक्शन सेम ही है, तो कुल निकाल लीजिए ना। अरे यार E1 भी उड़ रही है, E2 भी उड़ रही है, विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है ना। तो बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र है, X का जो E1 है, Y का जो E2 है, दोनों एक ही दिशा में है, तो दोनों को ऐड कर लीजिए, टोटल मिल जाएगा। ऐड करोगे कटाओगे बटाओगे इतना आ जाएगा। तो ये आ गया विद्युत क्षेत्र बच्चा, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा बहुत अच्छे, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी यहां पर विद्युत क्षेत्र कितना आ गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया। कोई समस्या होगा ही नहीं, होना ही नहीं चाहिए। और अब देखिए जब आपने विद्युत क्षेत्र निकाल रखा है, ठीक है। अच्छा और याद रखिएगा अभी हमने वायु लिया है बस, इसलिए यहां पर कहीं भी हम कैपिटल K का जिक्र कोई नहीं करेंगे, कुछ भी जिक्र नहीं होगा। चलिए अब क्या करना है अपने को पता है कि E इज इक्वल टू V बाई डी होता है, तो अपन यहां से V निकाल लेंगे, E इंटू डी हो जाएगा। सो V इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा और ये D हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या तो नहीं है ना बच्चा। ये आ गया विभवांतर। कैपिटल V क्या है, दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर है। तो अब धारिता का फॉर्मूला क्या होता है मुन्ना, धारिता का फॉर्मूला क्या होता है, हम जानते हैं C इज इक्वल टू Q अपॉन V होता है। Q तो Q है बच्चा, आवेश जो दिए हो वही है ना। Q क्या है, चार्ज ऑन द प्लेट, तो Q है। और V कितना निकाला आपने, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी। बस उतना ही तो है। अब देखिए यहां पर अब आपको कुछ चीजें समझ में नहीं आती हैं, तो आपको पता होना चाहिए ना कि सिग्मा क्या होता है। सिग्मा इज इक्वल टू Q बाई एरिया होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। चैप्टर 1 में पढ़ाया गया है आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी, पृष्ठीय आवेश घनत्व, एकांक क्षेत्रफल में कितना आवेश है, तो वैल्यू पुट कर दो, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। ओके अच्छा ये देखो D इंटू है ना, मैं D यहाँ डिवाइड कर दिया हूँ, जो गलत कर दिया हूँ मैं। ये D जो है बच्चा इंटू में है, इंटू में है। तो देखो यहाँ से क्या क्या कट रहा है, Q से Q कट गया, बस Q से Q कट गया है। तो बाकी आगे कोई समस्या बचेगा क्या आपके पास, ये C आ गया, ये C आ गया, C कितना आ गया, ये A एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया, तो A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो ये आ गया समानता प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक, C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी।
C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो क्या हमको ये मिल गया, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। और यहां से आप बता सकते हैं कि धारिता किन किन कारकों पे निर्भर करती है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, ठीक है। देखो फॉर्मूला तो कुछ ऐसा है बच्चा, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो इस फॉर्मूले को देख के ही आप बता पाओगे कि किस पे निर्भर करता है। तो पहला देख लीजिए, C तो समानुपाती है A के, जो प्लेटों का क्षेत्रफल है, जो प्लेट का क्षेत्रफल है उसके समानुपाती है। प्लेट का क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा संधारित्र की धारिता उतनी ही ज्यादा होगी। नंबर 2, C जो है व्युत्क्रमानुपाती है D के। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी जितनी कम होगी, दूरी व्युत्क्रमानुपाती है तो उल्टा होगा ना, दूरी जितनी कम होगी धारिता उतना ही ज्यादा होगा। दूरी जितनी ज्यादा होगी, प्यार ही है, दूरी जितनी कम होगी प्यार उतना ज्यादा होगा, दूरी बढ़ेगी प्यार कम होगा। सही है, ऐसा ही है, यहां भी वैसे ही है बच्चा। और अब देखिए नंबर 3, C जो है वो समानुपाती है एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट ये है निरपेक्ष विद्युतशीलता, ठीक है बच्चा। तो अब देखो यहां पे एप्सिलॉन नॉट है, क्योंकि हमने अभी प्लेटों के बीच का माध्यम क्या लिया है, वायु लिया है। हमने प्लेटों के बीच का माध्यम वायु लिया है, तो हमने वायु का हमको यहां पर वायु का निरपेक्ष विद्युतशीलता मिला है। अगर हम कोई अन्य माध्यम रखेंगे, तो हमको फॉर्मूले में उस माध्यम का निरपेक्ष विद्युतशीलता मिलेगा। यानी कि माध्यम के किस पर निर्भर करता है, माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता पे भी निर्भर करता है। माध्यम के निरपेक्ष विद्युतशीलता जितनी ज्यादा होगी आपके संधारित्र की धारिता उतनी ही ज्यादा होगी। यहां तक क्लियर है। ये पहला पार्ट कंप्लीट हो जाता है कि बच्चा को क्या करना है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक निकालना है जो आपके सामने है। और अगर आपसे ये भी पूछा गया कि बताओ किन किन कारकों पर निर्भर करता है, तो इस फॉर्मूले को देख के छाप देना। और अब देखिए नंबर 2 केस, ठीक है। धारिता के लिए व्यंजक, पहला कंडीशन क्या लिखा है, जब माध्यम क्या है बच्चा, प्लेटों के बीच पूर्णतः वायु हो। अब जो नेक्स्ट कंडीशन है, मान लेते हैं प्लेटों के बीच कैपिटल के परावैद्युतांक का कोई माध्यम हो, ठीक है। ये है सेकंड केस। पहले वाले केस में हमने माना है कि प्लेटों के बीच पूरा वायु है, बाकी कुछ और है ही नहीं। और अब हम क्या मान रहे हैं, अब हम मान रहे हैं कि मान लो चलो कि प्लेट ये है ना एकदम सीधा, हाँ। अब ये मान लेते हैं हम कि चलो प्लेटों के बीच का माध्यम क्या है बच्चा, प्लेटों के बीच का माध्यम एक के परावैद्युतांक वाला कोई माध्यम है, एक के अच्छा मैं के लिख दूंगा तो आप समझ जाओगे ना कि क्या है। दोनों प्लेटों के बीच x और y के बीच एक कैपिटल के परावैद्युतांक वाला कोई माध्यम पूर्णतः भरा हुआ है। तो बाकी का सिस्टम वही है बच्चा, इसको प्लस दोगे या माइनस उत्पन्न होगा, बाहर वाले में धन उत्पन्न होगा, इसको आप क्या करोगे, समाज दोगे पृथ्वी के अंदर। तो यहां पर देखिए के, बाकी आपको करना वही है, आपको धारिता निकालना है। पीछे चलिए, धारिता निकालना है तो देखो कैसे करोगे, C इक्वल टू Q अपॉन V करेंगे। C निकालना तो V चाहिए, V के लिए क्या चाहिए, E इंटू डी चाहिए। तो D तो आपको मालूम है कि भाई दूरी कितनी है, दूरी D है। और अब आप E निकाल लीजिए, बस E निकाल लीजिए। तो देखो बहुत आसान है, हम जानते हैं कि कैपिटल K का फॉर्मूला क्या है बच्चा,
कैपिटल के होता है विद्युत क्षेत्र, दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र, जब दोनों प्लेटों के बीच का माध्यम क्या है, वायु या निर्वात है, डिवाइडेड बाई दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र, जब उनके बीच का माध्यम क्या है, ये के परावर्तकांकों के माध्यम है। तो कैपिटल के क्या हो जाएगा, इसको हमने चैप्टर 1 में बहुत अच्छे से पढ़ा है बच्चा, वहां पे आपको परिभाषित करवाया गया है। अच्छा, परावर्तकांक को ही, ये जो परावर्तकांक नियतांक है कैपिटल के है, इसी को आप ऐसे से भी डिनोट करते हो ना, इसे ही आप आपेक्षिक विद्युतशीलता भी कहते हो, इसे ही आप क्या कहते हैं, आपेक्षिक विद्युतशीलता भी कहते हैं, वायु या निर्वात का डिवाइडेड बाय उस माध्यम का। क्या है ये, ठीक है। अच्छा, ये इसे ही आप ER भी कहते हैं ना, इसे ER मतलब क्या, इसे ही आप आपेक्षिक विद्युतशीलता भी कहते हैं, परावर्तकांक नियतांक को आप आपेक्षिक विद्युतशीलता भी कहते हैं, जो किसके बराबर होता है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। ये क्या है, ये जिस माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता है वही ये उस माध्यम का क्या है, ये उस माध्यम का निरपेक्ष विद्युतशीलता है, और किससे भाग दे देना है, वायु या निर्वात के निरपेक्ष विद्युतशीलता से भाग दे देना है। तो आपको ER मिल जाएगा, और इसी को कैपिटल के भी बोलते हैं, परावर्तकांक नियतांक भी उसी को बोला जाता है। तो यहां से आपको ये तो क्लियर होगा, अगर आपने चैप्टर 1 में बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो नहीं पढ़ा है तो जाके पढ़िए कि कैपिटल के क्या हो जाता है, वायु या निर्वात में विद्युत क्षेत्र डिवाइडेड बाई उस माध्यम में विद्युत क्षेत्र, और इन दोनों का अनुपाती क्या होगा, उस माध्यम के परावर्तकांक नियतांक के बराबर होगा। तो अगर मेरे को यहां से E निकालना है तो मैं क्या करूंगा, E नॉट अपॉन के कर दूंगा, और पीछे हमने E तो निकाला है ना, पीछे हमने E निकाला कि नहीं निकाला, सॉरी E नॉट निकाला है ना। वायु या निर्वात के लिए विद्युत क्षेत्र कितना आया था, यहां पर बीच वाले रीजन में कितना आया था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आया था, E नॉट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आया था। तो अगर मुझे E चाहिए कि भाई इस के परावर्तकांक के माध्यम से होने पर वहां पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो बस के से भाग दे देना है। ये तो आपको वहीं से सिखाया जाता है यार, कि अगर कोई अन्य माध्यम है तो उसके परावर्तकांक से भाग दे दो, उसके परावर्तकांक से भाग दे दो। अब आपको E मिल गया, E मिल जाने से आपको V मिल जाएगा, E इंटू डी क्या हो जाएगा देख लो, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के डी। अच्छा, कोई बालक या कोई बालिका जिसको ये बात समझ में ना आ रही हो, देखो स्टार्टिंग से आपको समझाया है कि कैपिटल के इज इक्वल टू E नॉट अपॉन E होगा, ये वायु या निर्वात के होने पर विद्युत क्षेत्र है, ये के परावर्तकांक के माध्यम के होने पर विद्युत क्षेत्र है। तो जब आप E निकालना चाहते हो कि जब वहां पर के परावर्तकांक वाला कोई माध्यम है तो विद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो बस आपको के से भाग दे देना है। और आप E नॉट तो निकाल चुके हो, वायु या निर्वात के होने पर आप विद्युत क्षेत्र निकाल चुके हो, आप के से भाग दे दीजिए। चैप्टर 1 में तो आपको सिंपल आपको बताया जाता है ना एकदम शॉर्ट में, कि अगर कोई अन्य माध्यम है तो आप बस क्या करो, के से भाग दे दो, के से भाग दे दो, ठीक है। तो V इक्वल टू E इंटू डी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के डी। अब हम जानते हैं धारिता क्या होता है बच्चा, धारिता का मालूम है, C इक्वल टू Q बाई V होता है। पूरा प्रोसेस सेम टू सेम है, अब ये आप खुद करिए, फटाफट करिए, धनाधन करिए, धनाधन करिए, सिग्मा अपॉन धनाधन धनाधन। और मुझे मालूम है सिग्मा को क्या लिखना है, आप भी जानते हैं हमको क्या लिखना है। मैं सिग्मा को लिख दूंगा Q बाई A, तो Q बाई A एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के डी। तो यहाँ से C इक्वल टू आ जाएगा, क्या कटा बच्चा, K और K कट गया, तो यहाँ से मिल जाएगा आपको A ऊपर गया, एप्सिलॉन नॉट ऊपर गया, कैपिटल K ऊपर गया, D नीचे आ गया। तो C इक्वल टू क्या आ जाएगा, C इक्वल टू आ जाएगा K टाइम्स, C इक्वल टू आ जाएगा K टाइम्स A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D।
तो ये फॉर्मूला है। अगर दोनों प्लेटों के बीच, ध्यान दीजिएगा, अब आप ध्यान दीजिए, अगर दोनों प्लेटों के बीच वायु है तो ढाईटा क्या होगी, केवल ए अपॉन नॉट अपॉन डी होगी। ये एयर वाले कंडीशन के लिए है। अगर दोनों प्लेटों के बीच के परावर्तकांक वाला कोई माध्यम है, के परावर्तकांक वाला कोई माध्यम है, तो सी मैं के लिख देता हूं, कौन मीडियम, के परावर्तकांक वाले मीडियम के लिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा के ए अपने नॉट अपॉन डी, यानी कि सी के इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ सी ऑफ एयर। ये आप संबंध याद रखिए। तो क्या होता है बच्चा, अगर प्लेटों के बीच आप के परावर्तकांक वाला कोई माध्यम ले आते हैं तो संधारित्र की ढाईटा, समांतर प्लेट संधारित्र की ढाईटा इतने गुना बढ़ जाती है, के गुना बढ़ जाती है। कोई दिक्कत यहां पर? ओके। और अब यहां से आपको घुमा फिरा के बहुत सारे सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन अगर आपका बेस क्लियर है तो आप कहीं भी फंसोगे नहीं। ओके। तो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया है समांतर प्लेट संधारित्र को। दो परिस्थितियों में डिस्कस किया है, जब प्लेटों के बीच का माध्यम वायु या निर्वात हो, जब प्लेटों के पूर्णतः वायु या निर्वात वायु हो, पूर्णतः वायु हो, और जब प्लेटों के बीच में के परावर्तकांक का माध्यम हो पूर्णतः, पूरा का पूरा जो है, पूरा का पूरा है। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की ही, जहां पर प्लेटों के बीच में एक के परावर्तकांक का माध्यम आंशिक रूप से भरा होगा, पूर्णतः नहीं भरा होगा, आंशिक रूप से भरा होगा। ये भी क्वेश्चन एक बढ़िया क्वेश्चन है, यहां से भी क्वेश्चन आता है, आपके बोर्ड में आएगा, डेरिवेशन आएगा। तो चलिए हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में उसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा।